क्या समुद्र मंथन हमें जियोपॉलिटिक्स और फॉरेन अफेयर्स के बारे में सिखाता है? क्या समुद्र मंथन में कोविड वैक्सीन के रिसर्च का रेफरेंस दिया गया है? क्या इस घटना से हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और रिसर्च कोलैबोरेशन को समझ सकते हैं? आइए जानते हैं। नमस्कार, जय जगन्नाथ। वेलकम टू क्वांटम मिथोस, कभी विज्ञान और कभी विचार। हर हफ्ते हम आपके लिए एंशिएंट इंडिया से नॉलेज के क्वांटम पैकेट्स लेके आएंगे, वो भी हिंदी में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजाएं ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। सबसे पहले जानते हैं समुद्र मंथन क्या है। समुद्र मंथन की कहानी के रूट्स पुराणों और महाभारत में लिखी गई है। ये एनेक्डोट देवताओं और असुरों के द्वारा समुद्र की गहराइयों से अमृत ढूंढने के अटेम्प्ट को दिखाता है। मंथन के लिए मंदार पर्वत को चर्निंग रॉड और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में यूज किया जाता है। इस मंथन से इनवैल्यूएबल रत्न, डिवाइन बींग्स और विष का उत्पादन होता है। फाइनली धन्वंतरी, जो कि डिवाइन डॉक्टर हैं, अमृत के घड़े को लेकर प्रकट होते हैं। ये स्टोरी के इतने एस्पेक्ट हमारे कॉन्टेम्पररी साइंस और सोसाइटी से जुड़े हुए हैं कि पूछिए मत। पहला पॉइंट है कोलैबोरेशन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज एंड रेसेस। अमृत को पाने के लिए समुद्र मंथन जरूरी था, पर देव या असुर कोई अपने पावर से ये अचीव नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए एक कॉमन गोल को नजर में रखते हुए दोनों देव और असुर अपने इंटरनल डिफरेंसेस के ऊपर उठकर साथ में काम करते हैं। लास्ट कुछ सालों में हमने इसका एक बर्निंग एग्जाम्पल देखा है। कोविड, जिसने की दुनिया को हिला कर रख दिया था, उसका वैक्सीन कई लोगों के लिए अमृत से कम नहीं था। इस वैक्सीन को बनाने के लिए दुनिया के चारों तरफ से साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने कोलैबोरेशन किया और उनके खून पसीने से हमने वैक्सीन रूपक अमृत को ढूंढ लिया। यही तो मेन थीम है समुद्र मंथन का, कि जो अकेले ना हो पाए वो साथ में करो। स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर ऑफ जायंट्स गूगल स्कॉलर का मोटो है, जो कि गूगल का साइंटिफिक पेपर सर्च इंजन है। इसका मतलब हम हमारे पहले आए हुए दिग्गजों के कांधे पर खड़े होकर ही साइंस को आगे लेके जा सकते हैं। और इस प्रयास में हमने अपने आइडियोलॉजी और बायसेस को छोड़कर एकजुट होकर साइंस के लिए कोलैबोरेशन करना है और आइंस्टाइन, न्यूटन जैसे के कांधों का सहारा लेकर हमें आगे बढ़ना है। सेकंड पॉइंट है टर्बुलेंस एज द सोर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। समुद्र पहले इक्विलिब्रियम में था और उसका मंथन से टर्बुलेंस क्रिएट होता है और उससे नई चीजें उत्पन्न होती है। आप एक जलधारा के बीच में अगर पत्थर रख दें तो उसके पीछे जो केओटिक स्ट्रीम्स दिखती है वो टर्बुलेंस दर्शाती है। तो मंथन यहाँ टर्बुलेंस फिनोमिनन को दर्शाता है, जिसमें हम नेचुरल सिस्टम में इम्बैलेंस इंट्रोड्यूस करते हैं और कुछ रिमार्केबल रिजल्ट्स ऑब्जर्व कर सकते हैं। केमिस्ट्री से लेकर इकोलॉजी तक इक्विलिब्रियम एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, एंड जब ये इक्विलिब्रियम चेंज या डैमेज होता है तो यूनिक साइंटिफिक फिनोमेना बनते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लेजर को देख सकते हैं। आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन्स अपने इक्विलिब्रियम या ग्राउंड स्टेट में स्टेबल रहते हैं। अगर हम कुछ एनर्जी देकर उसे एक्साइट करें तो वो उस एनर्जी को रिलीज करने के बाद ही अपने ग्राउंड स्टेट में रिटर्न आ सकते हैं। जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ये करते हैं तो हम एक कोहेरेंट बीम पाते हैं, जो कि लेजर है। तो यही है समुद्र मंथन का साइंटिफिक तात्पर्य, क्रिएशन ऑफ न्यू फिनोमिनन बाय ब्रेकिंग द इक्विलिब्रियम। आपके क्या धारणाएं हैं इसके बारे में, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। थर्ड पॉइंट है इमर्जेंस ऑफ न्यू एलिमेंट्स। अभी हमने बात किया कि समुद्र मंथन से टर्बुलेंस क्रिएट होता है और उससे नई चीजें उत्पन्न होती है। ओपेनहाइमर मूवी में भी आपने न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में सुना होगा, जिसमें
एक बड़ा एटम टूट के छोटे छोटे एटम्स को जन्म देता है, जो कि एटम बॉम्ब का मेन प्रिंसिपल है। वैसे ही न्यूक्लियर फिशन में छोटे छोटे एटम्स मर्ज होके एक बड़ा एटम को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारे सन से लेकर पूरे यूनिवर्स में विजिबल है। समुद्र मंथन में एक सिंगल एक्ट से मल्टीपल चीजों का उत्पन्न होना न्यूक्लियर फिशन के कंटिन्यूअस प्रोसेस को लिंक करता है, जो कि स्टार्स के कोर में हाइड्रोजन से यूरेनियम तक नेचुरली प्रोड्यूस करता है। वैज्ञानिक कार्ल सेगन ने अति सुंदरता से कहा था, वी आर ऑल मेड ऑफ स्टार स्टफ, और नील डिग्रास टाइसन की भाषा में वी आर स्टार डस्ट। एक बार सोच के देखिए, आप या हम जिस एटम से बने हैं वो कहाँ से आए? छोटे छोटे एटम्स फ्यूजन होके बड़े एटम्स बने और वो मिलकर मॉलिक्यूल्स और फिर हम बने। ये पहले छोटे एटम्स आए कहाँ से? यूनिवर्स या ब्रह्मांड के स्टार्टिंग से। इसीलिए शास्त्रों में लिखा गया है कि मैं ब्रह्मा हूँ और सब में भगवान बसते हैं, क्योंकि हम सब किसी ना किसी स्टार डस्ट से ही तो बने हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स में डेफिनेटली बताएं। चौथा पॉइंट है वासुकी, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। दुनिया के बहुत मिथोलॉजीज में स्नेक रिन्यूअल और ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। वैसे ही समुद्र मंथन में वासुकी का चर्निंग रोप इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर अगर वासुकी को हम मैटर समझे तो उनके रोप के रूप को एनर्जी या फोर्स के हिसाब से देख सकते हैं। यहाँ पर उनका आइंस्टाइन के E=mc² के मास एनर्जी इक्विवेलेंस को दर्शाता है, और मैटर और एनर्जी कैसे एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म करते हैं उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। माउंट मंदार स्टेबिलिटी का प्रतीक है और वासुकी ट्रांसफॉर्मेशन का। तो कैसे नेचर में ये दोनों फिनोमिनन एक डुअलिटी की तरह एग्जिस्ट कर सकते हैं और नए एक्सेप्शनल फिनोमिना को जन्म देते हैं, वो भी यहाँ हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अमृत और डॉक्टर्स। समुद्र मंथन एक साइक्लिक प्रोसेस है। ये यूनिवर्स के क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन और रीबर्थ साइकिल को दर्शाता है। देवों के डॉक्टर धन्वंतरी अमृत के घड़े लेकर उत्पन्न हुए थे। ये डॉक्टर्स और मेडिसिन के लाइफ गिविंग और लाइफ सेविंग प्रॉपर्टीज का प्रतीक है। अमृत या एलिक्सिर का वर्णन बहुत कल्चर्स में मिलता है। मेडिकल साइंसेस में ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी एनहांस करने के लिए रिसर्च को दर्शाता है। एग्जाम्पल के तौर पर कोविड वैक्सीन ले सकते हैं, जो कि कई लोगों के लिए अमृत से कम नहीं था। हमारे विचार से आज की दुनिया में इतना पोल्यूशन है, सब कुछ इतना इम्प्योर है। हाँ, यही कलयुग है। हम इमॉर्टलिटी या अमर होने का इमेजिन भी नहीं कर सकते। पर क्या पता अमृत एक एलिक्सिर था जो कि सारे रोग और वैराग को दूर रख सकता था, और नेचर इतना प्योर था कि इंसान हजारों सालों तक जिंदा रह सकते थे। हमारे एफिमेरल लाइफ के सामने तो यही अमरता लगता है। सिक्स्थ पॉइंट है विश और द एनवायरमेंटल इफेक्ट्स। समुद्र मंथन से विष या जहर भी निकला था, और वो भी पूरी सृष्टि को विनाश कर सकता था। तभी शिव जी ने विष को अपने गले में धारण कर यूनिवर्स को बचाया था, और तब से वो नीलकंठ कहलाते हैं। ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन का एक सिंबलिज्म है। हमारे एंसेस्टर्स ने पुराने कालों से समझ लिया था कि मैन मेड प्रोडक्ट्स के लिए हमें नेचर को यूज करना होगा, जो कि यहाँ पर शांत समुद्र के मंथन से ट्रेजर मिलने को दर्शाता है। बट लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम बोलता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो समुद्र मंथन से ट्रेजर्स और अमृत मिलने का काउंटर बैलेंस भी था विष, जो कि हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग को दर्शाता है, जो कि सृष्टि के लिए हानिकारक है।
पर यहाँ हमें भगवान शिव से इंस्पायर होके विश को रोकना होगा, यानी पोल्यूशन कंट्रोल में लाना और एक ग्रीन वर्ल्ड बनाना होगा। 7th पॉइंट है नेगोशिएशन। हर कोलैबोरेटिव टास्क को करने से पहले दोनों पार्टीज के बीच में प्लानिंग और नेगोशिएशन जरूरी है। एग्जाम्पल है G20 समिट, जिसमें सारे कंट्रीज अपने बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए कोऑपरेटिव प्लान्स बनाते हैं और अलायंसेस फॉर्म करते हैं। ये सारे नेगोशिएशंस में अपने टर्म्स को बहुत प्रिसाइसली यूज करना होता है और दूसरों के वर्ड्स को भी बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करना होता है टू अवॉइड ट्रिकरी। तो समुद्र मंथन हमें ये सिखाता है कि कोलैबोरेशन में हमेशा क्लियर डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिजल्ट्स होना चाहिए, पर जैसे देवताओं ने असुरों को ट्रिक करके सारा अमृत खुद पी लिया था, वैसे हमें केयरफुल रहकर अपने नेसेसिटी को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ओपन सोर्स रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च को कुछ लोग कंट्रोल करने से बेहतर है कि दुनिया के लिए ओपन करें, ताकि हम एज अ टीम आगे बढ़ पाएं। क्या समुद्र मंथन के सारे प्रोडक्ट्स सभी के लिए अवेलेबल होना चाहिए था? इसके क्या फायदे या प्रॉब्लम्स होते, हमें आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इन कंक्लूजन, समुद्र मंथन से बहुत ही डिटेल्ड रिलेशन बनते हैं आजकल के साइंटिफिक वर्ल्ड के साथ। स्पेसिफिकली हम ये बोलना चाहेंगे कि ये सिर्फ फिजिकल नहीं, ये इंटरनल मेंटल फिनोमेनन को भी दर्शाते हैं। मंथन का एक और मतलब है थिंकिंग, जिसमें कि देव और असुर इसमें दो ओपोजिंग पार्टीज थे। वैसे ही हर प्रॉब्लम के दो साइड को देखकर हमें अपने पाथ को चूज करना चाहिए और हमारे फाइनल गोल अमृत से पहले विष रूपक बड़ी बाधाएं आएंगी, पर अगर अमृत चाहिए तो अंत तक मंथन करते चलना रहना है। एंड दैट वाज द वीडियो गाइस। तो आज हमने समुद्र मंथन की डिफरेंट कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट्स को कनेक्ट किया, साथ ही साथ कुछ रियल लाइफ और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स के साथ भी कनेक्ट किया। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके विचार और वैज्ञानिक धारणाएं सुनने को हम उत्सुक बैठे हैं, तो प्लीज वीडियो पर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए फैसिनेटिंग टॉपिक के साथ। स्वस्थ रहें, सेफ रहें। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।